नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो ड्रीम 11 की परीक्षा हेमंत करेंगे समीक्षा। ड्रीम 11 मतलब हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल वो 11 नेता जो इस वक्त हेमंत की सरकार में मौजूद है। तो अब इनकी परीक्षा कैसे वो आपको बता देते हैं। हेमंत सोरेन ने शपथ के बाद मंत्रालय का बंटवारा किया और मंत्रालय का बंटवारा होने के तुरंत बाद बैठक कर ली और बैठक में सभी मंत्रियों को, कर्मियों को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सबको यह हिदायत दी गई हेमंत की तरफ से। कुछ 15-16 मुद्दे इस बैठक में निकले बाहर। वो ये कि जो काम पेंडिंग पड़े हैं उन कामों को बहुत ध्यानपूर्वक किया जाए और जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जो भी समस्या हो उसका फीडबैक ले और उसका एक बकायदा पोर्टफोलियो बनाइए और हमारे पास ले आइए। कहां पर क्या समस्या आ रही है ये हमें बताइए, कहां पर आय के स्रोत बढ़ सकते हैं उसको बढ़ाइए, उसमें जो समस्या है वो हमें बताइए। ऐसे तमाम चीजों पर हेमंत सोरेन ने पूरी गाइडलाइन, पूरा 2 महीने का रोड मैप तैयार कर दिया है, जहां पर मंत्रियों के कंधे पर जिम्मेदारी डाल दी गई है कि आपको सिर्फ विभाग नहीं मिला है, मिली है एक बड़ी जिम्मेदारी विरासत में और यह जिम्मेदारी आपको निभाना है। क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से शपथ ली है मुख्यमंत्री पद का, उसके तुरंत बाद बैक टू बैक वो लगभग 2 बैठक कर चुके हैं और दोनों बैठक में उनका जो अभिप्राय रहा है यानी उद्देश्य रहा है वो ये कि राज्य की बेहतरी के लिए पैसा कहां से आए और जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उन कामों को सरलता से किया कैसे जाए, जहां समस्या आ रही है उसका निवारण किया जाए। जैसे भी हो राज्य का हित होना चाहिए, राज्य के हित के लिए काम करना होगा और जितने मंत्री हैं उनको भी यह गाइडलाइन दे दी गई। तो इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे जिनसे आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूरी कैबिनेट तैयार हो गई और कैबिनेट में शामिल अपने 11 मंत्रियों के पोर्टफोलियो को भी तय कर दिया। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि 2 महीने में विभागों की समीक्षा करके सभी मंत्रियों को उनके विभागों की 2 महीने में समीक्षा की जाए। पदाधिकारियों से मंत्री तक सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आने वाले समय में राज्य को बेहतर दिशा कैसे दिया जाए इसके लिए कुछ 15-16 पॉइंट बनाए गए हैं जो आगे की रूपरेखा तय करेंगे। इसके साथ ही जो विवादित कर्मी हैं या अधिकारी हैं उनको इससे दूर रहने की नसीहत भी दी गई है हेमंत सोरेन के द्वारा। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने यह भी आदेश दिया कि ऐसे विभाग जिनमें राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावनाएं हैं उनकी भी समीक्षा कर राजस्व प्राप्ति की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करें। यानी हेमंत सोरेन राज्य के विकास के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं जिससे राज्य की बेहतरी के लिए सरलता से काम किया जा सके। अब देखना यह है कि जिस रफ्तार से हेमंत सरकार राज्य की बेहतरी के लिए लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, मंत्री से लेकर पदाधिकारी तक, राज्यकर्मी से लेकर अधिकारी तक सबको हिदायत दे रहे हैं, वो इसमें कितना कारगर साबित हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो सुना आपने, पूरी तैयारी कर ली गई है, रोड मैप तैयार कर दिया गया है। अब बैठक के बाद, मीडिया से रूबरू होने के बाद, बैठक के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा, इस बैठक में शामिल हुए नेताओं ने, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं, सुनिए। आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगणों के साथ मंत्रिमंडल पदाधिकारी से लेके मंत्री तक मंत्रिपरिषद के बैठक पूर्ण हुई और हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाला समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दिया जा सकता है। इसमें हमने कुछ 15-16 पॉइंटें बनाई हैं जो हम लोग अभी राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। हम लोग को ये समझ है कि नेक्स्ट टाइम में
स्टेट का एक नया चीजें आएंगी, डेवलपमेंट का एक नया रास्ता बनेगा और कई चीजों के लिए नए निर्देशन दिए गए हैं और वो निर्देशन डेफिनेटली पिछले कल से ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी आज की बैठक जो अध्यक्ष कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कई दिशा निर्देश दिए हैं और सभी मंत्री की जिम्मेवारी दिया गया है कि आप एक 2 महीना के अंतराल अपने अपने जिला में भी विभाग के स्तर से समीक्षा बैठक कर और राज्य स्तर पर भी समीक्षा बैठक कर इसको सारे रिपोर्ट तैयार करें और अपने अपने विभाग से कैसे हम दुरुस्त करें, कैसे हम उसको अच्छा से संचालन करें। देखिए, राज्य हित में पहली बार राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया हम लोगों को बहुत उम्मीद है हमारी सरकार से। तो हम लोग राजधिकारी से क्यों मिलेंगे, हम चाहते हैं कि गांव के लोगों से मिलें, आम जनता से मिलें, उनकी क्या थॉट है, वो क्या चाहता है, वो कैसा सोचता है, उस थॉट को हम निकालेंगे और सरकार को देंगे। पदाधिकारी को जो इरफान कहेगा वही करेगा पदाधिकारी, बहुत बड़ी बात है पदाधिकारी। लेकिन ग्रामीण जो कहेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, आम जनता जो कहेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेमंत जी के द्वारा जो जवाबदेही मिला है पूरे राज्य के लिए, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे और 17 बिंदु पे आज बातें हुई हैं, वो सारे बिंदु पर हम लोग समीक्षा करेंगे, जिला वाइज जा करके अफसर के साथ साथ जो मेरा मतदाता है उनसे भी हम लोग अलग से मीटिंग करेंगे और सारी समस्या को हम लोग जो है बिंदु वाइज देखेंगे। तो पूरी तरह से बैठक में फैसले लिए गए और किन मुद्दों पर फोकस रहेगा वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सभी जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग की समीक्षा करें, योजनाओं का अध्ययन करें। तमाम 15-16 प्रमुख फैसले थे जिन पर फोकस रहेगा अगले 2 महीने में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ श्यामल किशोर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, और विजय कुमार चौरसिया थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे श्यामल किशोर जी आपके साथ। ये 28 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ और उसके बाद बैक टू बैक बैठक, यानी कि राज्य की चिंता के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए हेमंत सोरेन लग तो गए हैं, लेकिन अब ये बार बार मंत्रियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है कुछ भी करिए लेकिन आय का स्रोत बढ़ाइए। अब क्या चुनाव तो आप जीत गए, अब उसके बाद आपके सामने जो कठिनाई आकर खड़ी हो गई उससे निकलने में थोड़ी तड़पड़ाहट नहीं दिख रही है क्या? श्यामल जी सुन पा रहे आप मुझे? श्यामल जी आपने म्यूट किया हुआ है क्या? एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, श्यामल जी के पास थोड़ी देर बाद जाऊंगा, अभी उनकी आवाज थोड़ी म्यूट है। हेमंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, लगातार 2 बैठक हुई और 2 बैठक में इसी बात पर हेमंत सोरेन का फोकस रहा कि राज्य की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। क्या आपको वो गंभीरता नजर आ रही है या पहले पिछले कार्यकाल में इस हिसाब से काम नहीं किया गया, अब इस वजह से बर्डन आ गया क्योंकि योजनाओं का ऐलान भी हो चुका है और फिर अब मैया सम्मान योजना से लेकर तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान, और अब वो गले की फांस बन गया है, इसीलिए मंत्रियों पर दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए मंत्रियों को ये हिदायत दी जा रही है कि 2 महीने का रोडमैप तैयार करिए और आप काम करिए और काम की हमें पूरी रिपोर्ट दीजिए। हेमंत जी। स्वाभाविक है, ये होना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि देखिए कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कभी योजनाओं को लागू करती है तो उन योजनाओं को अगर अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए करती है तो एक लुभावने तथ्य सामने आते। अब सवाल है कि जनता जो है इतनी मूर्ख तो है नहीं भाई उनको लुभाया जा रहा है, लेकिन हाँ ये बात तो सच है, ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ मुस्लिम समुदाय जो भाजपा के खिलाफ थे, एक समुद्र इनको वोट दे करके विजयी बनाए, तो स्वाभाविक रूप से इनका गंभीर होना, अपने मुद्दों और अपने वादों के खिलाफ गंभीर होना इनका जायज बनता है। अब रही बात कि इन्होंने तुरंत बैठक जो की ओथ लेने के बाद, उनका एक ही मुद्दा था और वो 12 से 15 मुद्दा था, उनको हर विभाग से कुछ 1/4 हिस्सा इनको मिलना चाहिए ताकि इनके जो वादे किए गए थे उनकी पूर्ति हो सके। अब ये हर विभागों से जितनी भी योजनाओं में फंड
जारी किए थे, सभी विभाग को कर दिया गया है कि उसकी 1/4 का हिस्सा कुछ हमारे पास आना चाहिए, जिससे कि हम अपने वादों को पूरा कर सकें। अब ठीक। इसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और कई विभागों से बताया गया कि कहीं से 700, कहीं से 300, कहीं 400, कहीं 200 करोड़ के ऐसे योजनाओं को वो कटल करके यहाँ ला रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो पैसे योजना और विभाग में थे उनका विकासकरण के कार्यों पर लगाने के बजाय ये मैया योजना या ये जो और योजनाएं लागू कर रहे हैं, टैरिफ माफ कर रहे, किसानों के लोन माफ कर रहे, ये पैसा लगा करके ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि ये गंभीर है और ये नहीं चाहते हैं कि अगले 5 साल 10 साल में किसी और का राज्य आए, इसलिए ये सब मिल करके बड़ी जद्दोजहद के साथ प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें काफी सीरियस है। इसमें मैं नहीं कह सकता, कुछ अनुभवी भी है, हेमंत जी भी काफी अनुभवी नेता हो चुके हैं और उन्होंने राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुका है, वो 3 बार वो रह चुके हैं, तो उनको ये ज्ञान है। लेकिन इसके बावजूद पब्लिक ये जानना चाहती है राज्य सरकार से कि आप जिन मुद्दाओं और जो योजनाओं और मदों का पैसा लेकर के बांट रहे हैं उनसे आखिर किसको घाटा होने वाला? राज्य का विकास पीछे चला जाएगा, जनता एक तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। और मैंने पिछले वक्तव्य में भी कहा था कि राज्य की जो 55% आबादी वैश्य समुदाय ओबीसी का है, वो अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है कि भाई हमारे पर जो टैक्स का लोड अभी बढ़ेगा उसको क्या किया जाएगा? क्या वो जनता सरकार के खिलाफ में सड़कों पर उतरेगी या अदालतों का दरवाजा खटखटाएगी? क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे भी दायर होने वाले। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आ रही है आवाज। श्यामल जी, ये मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद, हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद ये दूसरी बैठक है और दूसरी बैठक में फोकस एक ही चीज पर रहा है कि राज्य की बेहतरी के लिए काम किया कैसे किया जाए। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अब देखिए, अब मंत्रियों का शपथ तो हो चुका है, मंत्रिमंडल तैयार हो गया है, अब हेमंत सोरेन ये तड़पड़ाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कहीं से भी करिए, कुछ भी करिए, और फिर आय का स्रोत कैसे बढ़ेगा, पैसा कहां से आएगा, क्या होगा। अब वो मंत्रियों पर दबाव डाला जा रहा है। बैठक करके राज्य की बेहतरी के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में बेड़ा गर्क किया था, अब उसी का अपना लिपापोती करना पड़ रहा है आप लोगों को। श्यामल जी, देखिए, हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण के बाद जो भी एक्शन लिए हैं, चाहे उन्होंने अपने मंत्रियों को हिदायत दी हो और सरकारी अधिकारियों के साथ अब तक जितनी भी बैठकें उन्होंने की है, उस बैठकों का उद्देश्य व्यापक रूप से कोई नहीं बता पा रहे हैं। सभी लोगों का एक ही बात सामने आता है कि मैया सम्मान योजना के लिए वो धन संग्रह करना चाह रहे हैं। ऐसी बातें नहीं है। 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से वो सत्ता में आए हैं और वो रोड मैप उन्होंने 5 वर्षों का तैयार किया है। इन 5 वर्षों में देश को राज्य को हम किस प्रकार विकास की पथ पर अग्रसर कर सकें, राज्य की जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सारी योजनाओं को हम किस प्रकार अच्छी तरह से सतह पर ले जाएं, लोगों को उसका लाभ मिले, सिर्फ कागजी योजनाएं ना साबित हो। हेमंत सोरेन जी इसके लिए चिंतित हैं। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, लोग परेशान हैं कि ऐसा हो जाएगा, राज्य पर यह हो जाएगा, राज्य का आर्थिक बोझ पड़ जाएगा, गरीबों को परेशानी होगी, पिछड़ों को परेशानी होगी। ऐसी बातें मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी हो रही है। ये बात अभी परिणाम आएंगे। श्यामल जी, पता क्या, जब एक बच्चा हाई स्कूल बड़े मुश्किल से पास करता है और 11th में 2 बार फेल हो जाए तो ग्रेजुएशन के समय माँ बाप को चिंता होती है। वैसे ही अब लोग चिंता कर रहे हैं कि भैया आप हाई स्कूल और जिस प्रकार से आप इंटरमीडिएट पास किए हैं उस हिसाब से तो ग्रेजुएशन में आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो जाएंगे। इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि भाई अभी जब नहीं पढ़ा, मतलब आप साल भर नहीं पढ़ेंगे और 1 महीना में कहेंगे कि अभी आप हमारा पोटेंशियल देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं हम कैसे पढ़ाई पढ़ते हैं। भाई साहब 11 महीने में कुछ दिखा नहीं, 1 महीने में क्या ही देख लेंगे। तो मतलब वही उसी आधार पर लोग कह रहे हैं ना कि जो शिक्षा लेकर आपने किया अब उसी को आप ढकने के लिए मंत्रियों पर दबाव डाल रहे हैं। जी नहीं, मंत्रियों पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला है। यह जरूर कहा है कि स्वच्छ छवि के लोगों को सामने लाए, जिनकी छवि खराब हो ऐसे लोगों को सरकार से दूर रखें। यह अच्छी सोच है, इसकी सराहना होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम कहाँ हमारी सोच गड़बड़ रही है। अभी तो ये 5 वर्षों के लिए जनता ने हमें जनादेश दिया है, हम जनता के लिए सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें लोगों को हमारी जो पॉजिटिव सोच है उसको देखना चाहिए। हम पिछले बार सरकार में 5 वर्षों की सरकार में कौन सा काम नहीं किए
ये बताएं ना लोग। हमने वहां भी काम किया, लेकिन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में इस राज्य के लिए क्या किया? हाँ। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका हाथ ऊंचा रहता है हमेशा आरोप विजय जी लगाने। बताएंगे अभी। ठीक है श्यामल जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी जी। वो कह रहे हैं कि भाई हमने 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या नहीं किया वो आप बताइए, वो आप बता दीजिएगा। मेरा ये कहना है कि भाई 28 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली और इसके बाद फिर 2 बैठक हो गई और दोनों बैठक का मुद्दा यही था कि राज्य की बेहतरी के लिए काम कैसे किया जाए। तो क्या आप बधाई देंगे या फिर आपको बैठक पर बैठक होना और फिर 2 महीने का रोड मैप वो कुछ और दिखाई देता है? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, बधाई तो शुभम जी हम देंगे ही और देते आ रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल है श्यामल जी का, इनको पता नहीं, अपने निश्चय पत्र को इन्होंने देखा नहीं 2019 वाला। 400 वायदे किए थे, 4 में 4 पूरे नहीं हुए। वायदों को मैं गिनवा देता हूँ। इन्होंने वायदा किया था कि प्रत्येक साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। इन्होंने 4 युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी। इन्होंने वायदा किया था कि अगर सरकारी नौकरी नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 5 से 7 हजार रुपए। इन्होंने 4 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था कि गृहिणियों को 2100 रुपया गृह खर्च के लिए देंगे। इन्होंने 4 गृहिणियों को भी ये गृह खर्च नहीं दिया। इन्होंने 1932 का वायदा किया था। इन्होंने तमाम तरह के वायदे किए थे, ये भूल गए हैं। शंका इसलिए है श्यामल जी कि आप पिछली बार भी ऐसे ही राग अलापते रहे और आपने अपने वायदों को कूड़ेदान में डाले रखा। जब चुनाव की बेला आई तो आपने मैया सम्मान योजना लाया और अनाप शनाप आपने वायदे कर दिए। अब आप बैठ के ना करें। अभी आप देख रहे हैं ना, सारे मुख्य अखबार छपे हुए हैं कि किस तरह से सूबे की महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही है प्रखंडों में मैया सम्मान योजना का स्लिप लेकर के। आखिर क्या वजह है? आप इस पे क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक विजय जी एक सेकंड अभी आपने कहा कि अनाप शनाप योजना, ये मैया सम्मान योजना की तरह आप जो योजना ले आए थे उसका क्या नाम था और आपने कितना देने का ऐलान किया था, जरा वो बता दीजिए। नहीं, हमने तो लाया था, तो हम तो जहां जहां लाए सफल है ना शुभम जी, हम कहां फेल हैं? नहीं, एक सेकंड, आप लाते तो आप कहां से, आप पैसा कहां से ले आते? नहीं, हमें तो अनुभव है ना, हमने तो करके दिखाया है। अच्छा, हमने दूसरे राज्यों में करके दिखाया है इसे। हाँ। तो अगर आपको इतना अनुभव था तो इनकी जगह बैठक आपको करनी चाहिए थी, सरकार आपका होना चाहिए था, लेकिन आप तो जहां खड़े थे 2 कदम वहां से आप पीछे हट गए। अब आप कह रहे हैं हमें अनुभव है, हम ले आते तो कर लेते। जीवन की सरकारें आती जाती रहती है। हाँ, सरकारें आती जाती रहती है, हम स्वीकार करते हैं हमें मैंडेट नहीं मिला, लेकिन जिन्हें मैंडेट मिला है क्या आप उनको योजनाओं को साकार करने की बात नहीं कहेंगे? नहीं तो विजय जी, आप ही लोग कहते थे ना कि हेमंत सोरेन, मतलब एक आप लोगों ने छवि बना दी थी कि लापरवाही का, लेकिन अब तो वो 10 दिन के अंदर 2 बैठकें करना और फिर क्या दिक्कत है? अधिकारियों से लेकर पदाधिकारियों को सबको लाइन पर लगा देना कि देखिए अगर किसी को काम करना है तो ठीक, नहीं करना है फिर उसे बाहर जाना पड़ेगा। तो सीरियसनेस एक दिखाई दे रही है ना, उस गंभीरता से लीजिए। और अगर आपको नहीं लगता है तो आप बताइए क्या कमी रह गई है? आखिर 5 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? वही अधिकारी है ना इनके। अभी स्पेशल निर्देश देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप इनसे पूछे जरा। 5 सालों तक क्या भाजपा की सरकार रही है यहाँ पे? इन्हीं की तो सरकार थी। अब स्पेशल निर्देश क्यों? और जिस तरह से राजस्व वसूली के लिए सड़कों पे धूम मचा के रखा है इन लोगों ने, जिस तरह से बिजली का टैरिफ बढ़ाया है, ठीक बोल रहे हैं गुप्ता जी, जो टैक्स पेयर है आखिर वो वहां से क्यों है इस सरकार से? आखिर उनकी क्या गलती है? आप मैया सम्मान योजना लाओ चाहे जो लाओ, आपने किस बेसिस पे लाया था? आपने क्या इसमें सोचा था कि हम कैसे इस पैसे को देंगे? ये तो आपकी समस्या है ना, आपने योजना लाया ना। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हेमंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर पहले इतना बेहतर काम किया होता तो शायद इतनी वो थुका फजीयत नहीं होती, लेकिन फिर ये हुआ कि भाई अगर हम इतना ही बुरे थे तो हम चुनाव जीत गए। अब वो कह रहे हैं हम चुनाव जीत गए हैं, जो दिक्कत थी हम हटा देंगे, और फिर बैठक पर बैठक चली रही है, मंत्रियों से लेकर अधिकारी और कर्मी से लेकर पदाधिकारी सबको लाइन पर लगा दिया गया है। वो कह रहे हैं हम कर लेंगे, हमको पता है, और वैसे भी मुख्यमंत्री तो तीसरी बार शपथ लिए ही हैं, तो भाई उनको भी एक्सपीरियंस है।
तो एक बार समय देके देखा जाए ना, कि एक बार समय दीजिए इनको, फिर पता चलेगा, महीना 2 महीना जैसे जैसे बीतेगा, मतलब वो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने जाने लगते हैं, तो दिखाई देने जाने लगेगा। अभी जल्दबाजी नहीं है क्या कुछ कहना? नहीं शुभम, देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं राज्य के सामने। सरकारें चाहे किसी की भी हो, लेकिन आज एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आज ये राज्य सरकार या राज्य जो आपका 24 वर्ष का युवा है और यहाँ मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में है जो आपको दुनिया के हर क्षेत्र से रिच बना सकती है। इसके बावजूद आप जरा सोचिए, इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या पैदा हुआ, क्या बना, कितनी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, कितने इन्वेस्टर को आप ला पाए हैं, कितने इंडस्ट्री का ग्रो हो पाया है, पर कैपिटल इनकम कैसे आप ग्रो कर रहे हैं, लोगों की इनकम कहाँ बढ़ी है। आप हर क्षेत्र में टैक्सेस बढ़ा करके आप क्या करना चाहते हैं? आप तो वही वाली रजिया वाला हिसाब कर रहे हैं, तो फिर वही होगा कि पब्लिक सड़कों पर आएगी। तो अब सवाल ही उठता है कि राज्य का विकास होगा कैसे? आप हर फंड से, आपने कहा कि सबसे बड़ा, आपने खुद अनाउंस किया है, अखबारों में रवि में, आज के अखबारों में, कि भैया सबसे बड़ा बजट अभी मैया योजना के लिए लाया जाएगा, जिसके लिए हर विभाग से 20% की कटौती की जाएगी। तो सवाल ये नहीं उठता है कि मैया योजना लागू कैसे किया जाएगा, सवाल ये उठता है जो विकास मद के पैसे हैं वो विकास में लगाने के बजाय, राज्य का विकास करने के बजाय अपने वोट बैंक को साधने के लिए आप पब्लिक को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? इसमें कोई शक नहीं कि हेमंत सोरेन बहुत सीरियस हैं और बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी ये मंशा सब लोग पूरा होने देंगे? क्योंकि आप भी जानते हो, हम भी, कि पॉलिटिशियन जीतते किसमें है। अब आप सोचिए, जिन व्यक्तियों का अपना कैरेक्टर जो व्यक्ति बना नहीं सके, क्या वो अपने समाज का घर का कैरेक्टर बना पाएंगे? जो व्यक्ति खुद को सुधार नहीं सका, वो समाज को सुधारने और देश को सुधारने की बात कैसे कर सकता है? तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया है, आखिर उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किए? अब आप सोचिए कि 12वीं क्लास का कोई स्टूडेंट एक डिलीट किए हुए व्यक्ति को उसके फ्यूचर को कैसे बना सकता है? सोचने वाली बात है। तो राज्य का जो विकास है वो आज सबसे अहम मुद्दा है, कौन कैसे और किस तरीके से विकास करेगा। इसलिए ये अर्ली कहना मुश्किल है। पार्टी या कोई भी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जनता राज्य का विकास चाहती है और जनता अपनी सिक्योरिटी के लिए सरकार से जवाब, हलफनामा के रूप में जवाब चाहती है। सरकार चाहती है, जनता चाहती है कि उसको क्लियर कट दिया जाए, ये बताया जाए कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ जाएंगे और किस मत पर किसके लिए खर्च। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी सुन रहे थे आप ना, वो कह रहे हैं कि भैया अगर इतनी सीरियसनेस थी तो ये अचानक सीरियसनेस क्यों दिख रही है? मतलब आपके पास जो पैसे आ भी रहे हैं, आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप मनमानी कर लेने लगते हैं, नहीं आता है तो आप कहते हैं केंद्र सरकार से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारा इतना पैसा बचा हुआ है, हमें दे नहीं रहे, आय के स्रोत बढ़ाओ, स्रोत बढ़ाओ, स्रोत बढ़ाओ। और जब आपके पास आ जाता है तो आप कैसे अपने वोट बैंक को साधा जाए उसमें पैसा खर्च कर देते हैं, फिर आप रोने लग जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो एक्सपर्ट महोदय हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब रघुवर दास जी की सरकार पिछले बार गई थी और हेमंत जी की सरकार आई थी, इस राज्य का खजाना बिल्कुल ही खाली था। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे इस राज्य के खजाने में। उस खजाने को किस हद तक बांटा हेमंत सोरेन जी की सरकार ने और हेमंत सोरेन जी ने, उसके बाद हमने कोरोना में खर्च किए, विकास की योजनाओं को लाया और तमाम कार्यों को किया। आज सड़कों का जाल बिछा है झारखंड में। आप इन्हें बार बार मैं बताता हूँ, आपके यहाँ ओवर ब्रिज का काम हो रहा है, पूरे राज्य में आप घूम कर देखें, आप आंकड़ों में और किताबों में रहेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आ सकेगी। आप इस राज्य में घूमे, देखें कि सड़कों का किस प्रकार जाल बिछा है, पथ निर्माण की सड़कें हो, ग्रामीण विकास की सड़कें हो, काम हुए हैं। उस समय रघुवर दास जी सरकार ने कंगाल कर दिया था इस राज्य के खजाने को, तमाम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। लेकिन हमने काम किया, हमने मैया सम्मान योजना लाया है। उस योजना के लिए अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? ठीक है श्यामल जी, ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है। विजय कुमार चौरसिया जी कुछ कहना चाहते हैं। विजय जी, सवाल ये है ना कि वो कह रहे हैं कि रघुवर दास की सरकार में खजाना खाली था और आप बाहर नहीं निकलते हैं क्या? सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सब कुछ हो रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है। शुभम जी, 5 साल सरकार चला रही है,
ये बहाने नहीं चलेंगे। कोरोना काल में इन्होंने खनन का पट्टा अपने नाम लिया, इनके मुखिया ने, इनके मुख्यमंत्री ने। कोरोना का अरे हफ्ते क्या है, आप बताइए खनन का पट्टा मुख्यमंत्री ने लिया, तो इसके लिए मंजिल को जेल में डाला, कोर्ट ने क्या कहा? खनन का पट्टा कोई मुख्यमंत्री ले जाएगा, आप मालूम है? ऐसे सरकार चलाएंगे आप, लूट की सरकार है आपकी, सरकार आपकी, ये सरकार कैसी सरकार है आप खुद समझिए। हम आशा करते हैं यह सरकार पीड़िता के प्रति जवाब दे है। बढ़ाया ये हमारे कदम को कदम को बढ़ने दीजिए। नैतिक रूप से आप बोलने के लिए भी काबिल नहीं है श्यामल जी। आपने, आपकी सरकार ने जो जो किया है, कोरोना काल की बात आप करते हैं, कोरोना काल में आपने सेना की जमीन अपने नाम कर ली, कोरोना काल में आपने खनन का पट्टा ले लिया, कोरोना काल में आपने परिवार के खनन का पट्टा ले लिया। आपको राजनीति नहीं बचा रहे हैं, जनता के मैंडेट को आप नहीं बचा पा रहे हैं। मैंडेट तो स्वीकार करते हैं भाई, नहीं बचा पा रहे हैं आप। सरकार को, इस सरकार को स्वीकार नहीं करता। अभी एक कदम नहीं बढ़ाया है सरकार ने, आप उसे कदम खींचने का पट्टा ले लिया जाए। नहीं, मुख्यमंत्री रहते खनन का पट्टा ले लिया जाए, ये जनता ने इसको तो स्वीकार कर दिया। हमने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम जवाब नहीं है, इस राज्य की जनता के प्रति जवाब है। आप अगर आपको जानकारी है तो जनता क्रिमिनल केसेस का फैसला नहीं दे देती कि मैंडेट मिल गया है तो सजा माफ। चीजों की जानकारी है, मैं क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने विकास की बात की, राज्य को आगे बढ़ाने की बात की, जब मैंने अपनी बातों को रखा तो आप चले जाते हैं। आप सीधा बताइए ये पैसा कहाँ से आएगा? उठाए हैं, उसका जवाब अगर सुन रहे तो उसका प्रतिवाद कीजिए। आप सीधा सीधी बताइए पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कैसे आप वितरित करेंगे? आप ये बताइए। अगर आप इस बात की जानकारी चाहते हैं तो इसकी जानकारी सुनिए। आप आरोप प्रत्यारोप में हमेशा नहीं चले जाइए, आपकी पार्टी की आदत रही है, उससे कुछ नहीं होना है। इसके लिए हमारे दादा जी का गाना गा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कर रहे थे? आप रघुवर दास जी में चले गए, 5 साल आपने 5 साल से लगातार सत्ता में है और आप रघुवर दास जी में चले गए। जब आपने कहा बहाने नहीं चलेंगे, ये बहाने नहीं करती है, यह गठबंधन की सरकार काम करती है। बहाने तो आप सीधा बताइए कि बिजली बिल का टैरिफ क्यों बढ़ाया गया? सीधा बताइए। विजय कुमार जी, श्यामल जी, देखिए एक सेकंड। विजय कुमार जी, श्यामल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चर्चा में थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए यहीं आप सबका धन्यवाद। हेमंत गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो मिलाकर सारी कहानी यही है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन बैठक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राज्य की बेहतरी के लिए जितना हो सके, जितनी रफ्तार से हो सके वो रफ्तार बढ़ाइए और काम करिए। अब बीजेपी कह रही है कि पिछले 5 साल काम कर लिया होता तो इतनी तड़प ना होती, आय के इतने स्रोत न बढ़ाने पड़ते और इतना जल्दी मंत्रियों के गले पर पूरा हाथ नहीं लगाना पड़ता। तो मतलब ये कि सबको आदेश दिया गया है कि सब लोग मिलकर काम करिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखिए। अब देखना होगा कि ये रफ्तार धीमी पड़ती है या इसी तरीके से राज्य की बेहतरी के लिए हेमंत सोरेन काम कर पाते हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।